हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्जाम 2026 के लिए नई भर्ती भी चल रही है, इसका फॉर्म फिलअप भी चल रहे हैं जो कि 1 सितंबर रहने वाले हैं। तो साथियों, इसी नई भर्ती में लगातार हम लोग पिछले 4 साल के एक एक शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। तो आज के इस क्लास में पिछले पेपर नंबर 5वें को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्जाम 2026 का परीक्षा तिथि भी बिल्कुल निर्धारित हो चुका है, जो कि साथियों 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेड का एग्जाम 2 घंटे का होने वाले हैं, इसी 2 घंटे में आप सभी को 100 सवाल मिलेंगे जो कि 100 नंबर के, और हर एक सवाल पे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी कि 4 सवाल आप सभी के गलत होगा, तब जाकर आप सभी का सही वाले में से 1 नंबर कटने वाला है। और यह पेपर ऑफलाइन होने वाला है। और आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्जाम अब 3 साल के लिए वैध हो चुका है। जितने भी यूपी में ग्रेड बी या ग्रेड सी की नौकरी आएगी, इसी के तहत आने वाली है। तो आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्जाम बहुत जरूरी हो गया है। आपको इसे इस बार पास जरूर करना होगा अच्छे नंबर से, आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो साथियों, लगातार हम लोग 4 साल के एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। अब केवल 8 शिफ्ट का आपका पेपर बाकी है, नहीं तो भाई आपका पूरा 4 साल का पेपर कंप्लीट होने वाला है। टारगेट हमारा है कि इसी मंथ में पूरे 4 साल का पेपर कंप्लीट करना है। तो लगातार साथियों, हम आपको एक एक शिफ्ट का डेली पेपर करवा रहे हैं, एक सुबह में करवा रहे हैं और एक शाम में करवा रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप पहले तो प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर को कंप्लीट करिए। और आप जानते हैं कि इसमें सबसे अधिक जीके का ही सवाल आता है, जो कि साथियों 60 नंबर के सवाल पूछे आते हैं, 60 प्रश्न है। ठीक है, इसमें मैथ में केवल डीआई के प्रश्न आते हैं भाई, रीजनिंग के 5 प्रश्न आते हैं, इंग्लिश के 5 प्रश्न आते हैं, और साथियों जनरल अवेयरनेस के पूरे 10 नंबर आते हैं भाई, 10 सवाल। करंट अफेयर के 10 सवाल 10 नंबर के, और हिंदी के 5 सवाल 5 नंबर के आते हैं, और एक आपका गद्यांश जो पद्यांश होता है ना, उनसे 10 सवाल 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो साथियों इस क्लास को आप पूरा देखिए, सभी सवालों का उत्तर करिए, देखिए कि आप सभी का आज के इस 5वें पेपर में स्कोर कितना बनता है ईमानदारी के साथ। और हम आपको हर एक सवाल पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग दे रहे हैं। लास्ट में स्कोर पूछेंगे, स्कोर जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक क्लास का हम कमेंट चेक करते हैं, सबका स्कोर चेक करते हैं। तो आपको स्कोर जरूर बताना है भाई, और बताकर आप जाइएगा, बिना स्किप किए सारे सवालों को टैकल करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीपदेश हैं? बनाइए, कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीपदेश हैं? तो एक तो देखिए श्रीलंका है, दूसरा मालदीव है। यानी कि पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेंगे? निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? बताइए, कौन सी ओमान की राजधानी है इनमें से? तो मस्कट क्या है भाई, ओमान की राजधानी है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर क्या बनेंगे? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे? बताइए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे भाई? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, यानी कि जीबी मावलंकर, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसी नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेंगे? भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए साथियों, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को भाई भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनेंगे? निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो साथियों, किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? इस सवाल का उत्तर आप बनाएंगे, बताइए साथियों। तो याद रखिएगा, उदयपुर के भाई, राजस्थान को सफेद शहर कहा जाता है, उदयपुर को। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेंगे? निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, वही आप सभी को बताना है। दमन, ये तो भाई दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। पुडुचेरी तो भाई खुद पुडुचेरी की राजधानी होती है। आइजोल किसकी होती है? ये तो भाई मिजोरम की राजधानी होती है।
मिजोरम तो कोई भाई केंद्र शासित प्रदेश है नहीं, तो यही तो आपका राइट आंसर होंगे। कावारत्ती किसकी होती है? कावारत्ती तो लक्षद्वीप की होती है ना, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। याद रखिएगा, आइजोल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है भाई, ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है इनमें से? टेनिस तो भाई देखिए चीन का है ना। बास्केटबॉल कहाँ का है? लिथुआनिया का, एक देश आपका लिथुआनिया, बास्केटबॉल वहीं का खेल है। बैडमिंटन कहाँ का है? इंडोनेशिया का है ना। तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा है तो बेसबॉल होता है राष्ट्रीय खेल, ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेंगे? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? बताइए साथियों, किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? इस सवाल का उत्तर आप करेंगे, बताइए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो सर ये तो महात्मा गांधी जी ने लिखी है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के राइट आंसर क्या बनेंगे? संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताइए साथियों, संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सर ये तो मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है संगाई महोत्सव, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, एक सवाल का उत्तर आप करिए, जो बिहू है, देखिए बिहू तो एक आपका नृत्य भी है साथियों और एक उत्सव भी है, तो ये आपको बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित है। बिहू एक नृत्य भी है और एक आपका उत्सव भी है, लेकिन ये किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जब नई फसल होती है तब उस राज्य में, उस राज्य का नाम बताना है। चलिए साथियों, इस सवाल का उत्तर करिए आप लोग सभी स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, और साथियों अब यहां से आज आपका 28 अगस्त हो चुका है और भाई यूपी SSSC पेट एग्जाम का डेट भी निर्धारित हो चुका है जो कि 17 अक्टूबर से। तो साथियों अब यहां से आपको ये केवल प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का, ठीक है। आपको लगभग इसी पेपर में से मान के चलिए कि 80 प्लस सवाल मिलने वाले हैं। यदि साथियों ये प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन लगा लेते हैं प्लस ऑल जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे उसको आपने तैयार कर लिया, तो समझिए कि आपको भाई एक सीट, यानी कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले अपने पेट के शिफ्ट में, ठीक है। तो साथियों बस इसी को आप पढ़ लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भाई इस पीडीएफ को आप पूरा मंगा लीजिए अच्छी तरीके से। मात्र साथियों 45 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप मंगा सकते हैं। भाई एग्जाम के टाइम आप इसे लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा इसको पढ़ने में। अभी से आप यदि अच्छे से तैयारी करते हैं, भाई एक एक केवल पेज पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, तो मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो भाई ये 45 रुपीज़ मेरे पास नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो भाई क्रिएट किए हैं, जो भाई सब टाइप किए, उनके पास जाएगा। वो तो 99 का प्राइस रख रहे थे, लेकिन मैंने भाई नहीं किया, केवल 45 रुपीज़ रखिए, स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए जो कि सबको ही लेना है अच्छी तरीके से। इसमें जानते पिछले वर्ष के तो सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज प्रश्न मिल जाएंगे, विस्तृत समाधान हर एक प्रश्न का मिलेगा, सफलता के यहाँ से गारंटी आपकी तय होने वाली है। तो भाई इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारे क्वेश्चन आप जरूर मंगा लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत इनमें से क्या है भाई? तो अहिंसा है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेंगे? निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो साथियों किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो भाई याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या बनेंगे? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? दोस्त मेरे, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो भाई खिलजी वंश थे ना, तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और भाई यदि आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपको पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। अब एक भी दिन का गैप नहीं होने वाले भाई, तो इसलिए आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से पहले तो जुड़ जाइए। डेली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले पहुंचना चाहिए।
एक भी दिन का क्लास आपको मिस नहीं करना है, डेली क्लास का क्वेश्चन को तैयार करना है। आप जानते हैं कि 2 पेपर हो रही है लाइव आपकी सुबह, और एक सुबह 8:30 पे क्लास हो रही है और एक शाम को भाई 7:30 पे लाइव क्लास हो रही है अच्छी तरीके से। तो इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। क्लास पे नए हैं तो भाई क्लास को लाइक जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किसको अवध को कब्जे में लिया भाई, बताइए। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो ध्यान रखिएगा भाई, राज्य में ना अव्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। बताइए साथियों, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखना है, तो वो कौन सा है? लोथल है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होंगे? बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा यानी कि लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? बताइए साथियों, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा जो झंडा था लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? तो याद रखिएगा भाई, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होंगे? खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च किस वर्ष में बॉम्बे में खिलाफत समिति गठन किया गया था? खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च किस वर्ष में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा भाई, मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। 1919 में तो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था पंजाब राज्य में, जो कि अमृतसर शहर में। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? बताइए साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो याद रखिएगा साथियों, पूरे 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी मुख्य न्यायाधीश के साथ में, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होंगे? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? भाई किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो सिपाहियों के द्वारा शुरू की गई थी ना। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होंगे? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भाई लास्ट में स्कोर पूछेंगे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ स्कोर करना है आप सभी को। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कौन सा है? तो सर ये तो गुरु शिखर है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 के राइट आंसर क्या होंगे? ग्रीष्मकालीन में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होंगे? निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? बताइए साथियों, कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कंचनजंगा है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होंगे? नई आर्थिक नीति को लोकप्रिय रूप से विकास के ये कौन से मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? दोस्त मेरे, नई आर्थिक नीति को लोकप्रिय रूप से विकास के कौन से मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिए भाई, एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होंगे? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है? दोस्त मेरे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान जो कि स्थित है? तो याद रखिए भाई, ये सीतापुर जिले में स्थित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेंगे? डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है? कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय या शीर्ष संस्था इनमें से कौन सी है? तो नाबार्ड है। सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए साथियों, एक सवाल का उत्तर आप करिए कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, यानी कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है नाबार्ड का? कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर आप सभी लोग बताइए। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई
कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी किस शहर में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था भाई, तो याद रखिएगा भारतीय रुपयों का मूल्यह्रास के भी लिए भाई समस्या की ओर ध्यान दिया गया था, आर्थिक नीति की असफलता को भी, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट में भी, यानी कि डी ऑप्शन, इन सभी पर भाई 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा इन समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया था। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। आप हर एक सवाल का उत्तर तैयार करते चलिए साथियों, लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 29, 30 और 31 3 दिन में तो आपका जितना भी अभी 8 शिफ्ट का पेपर बाकी वो कंप्लीट करा देंगे भाई किसी भी तरह, क्योंकि 1 तारीख से तो हमें अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से रखनी है। तभी तो भाई इस सीरीज में 10,000 भाइयों को ऐड करना है। जितना हो सके क्लास को शेयर करिए, लगभग 10,000 भाई ऐड हो जाए इस क्लास में। और इस सीरीज में तो अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं, कंपटीशन अपने आप में होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, डेली नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलता रहे। हॉलमार्क जो चिन्ह यानी कि लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, बताइए साथियों। जो हॉलमार्क चिन्ह होता है एक प्रकार का लोगो होता है, इसका उपयोग भाई किसके लिए होता है, तो आभूषणों के लिए होता है भाई हॉलमार्क चिन्ह। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। वे कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो भाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 के राइट आंसर क्या होंगे, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया, यानी किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, तो भाग 4A में किया गया है। तो भाई ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 के राइट आंसर क्या बनेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में है। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल का उत्तर बनाइए, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या बनेंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। भाई इनमें से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 110 है। तो यहां से ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करिए, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। भाई विबग्योर आप जानते हैं ना, यानी कि VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नीला आपका ब्लू है भाई, सफेद व्हाइट है इसमें नहीं है, तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई इंद्रधनुष के 7 रंगों में से सफेद नहीं आता, नारंगी तो आता है, बैगनी भी आता है, लेकिन सफेद कलर नहीं आता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 के राइट आंसर क्या होंगे, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। दोस्त मेरे, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो याद रखिए भाई ऑर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, वाशिंग यानी कि धावन सोडा किसका प्रचलित नाम है। वाशिंग जो सोडा है किसका प्रचलित नाम है, तो याद रखिए सोडियम कार्बोनेट का। तो यहां से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करिए, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। भाई कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु, यानी कितने वर्ष की सही आयु है, तो सर ये 65 वर्ष की। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, पादप अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं। भाई जो पादप होते हैं वो अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं, क्लोरोफिल से, प्रकाश से, या मिट्टी से। तो किसे प्राप्त करते हैं, मिट्टी से ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए साथियों। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और एक बात याद रखिएगा भाई, यूपी SSSC पेट के एग्जाम में पॉलिटी के 5 सवाल आएंगे, तो लगातार 5 ही सवाल आएंगे पॉलिटी के,
वैसे 5 सवाल आएंगे पॉलिटी के। हिंदी के यदि 5 सवाल आएंगे तो लगातार 5 सवाल हिंदी के आएंगे, ठीक है। कई आपको शिफ्ट ऐसे मिलेंगे जो कि मिक्स क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2021 में 2022 में जो पेपर हुआ था ना वो मिक्स क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। जब आपको लास्ट 2025 का पेपर करवाएंगे ना तब उससे आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरा प्लस ईस है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, श्रम श्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? भाई सम श्रुत शब्द जो है अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अली, और अली का मतलब होता है दोस्त मेरे भौरा सखी। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 को हल करिएगा। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द वो शब्द होता है उसके समान वाला आपको अर्थ बताना होता है, उससे रिलेटेड आपको बताना होता है। नागर का मतलब होता है दोस्त मेरे चतुर जो होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? भाई सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? तो गृहस्थ हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। उल्टा आपको बताना होता है विलोम शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। कोल्हू का बैल होना इसका अर्थ क्या है? कोल्हू का बैल होना इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि बुरी तरह काम में लगे रहना होगा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। इंग्लिश में जितने भी टॉपिक के सवाल कराएंगे वो वही सवाल पेपर में आएंगे। जैसे देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, रैंडम का पर्यायवाची शब्द बताइए। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची। अब रैंडम मतलब क्या होता है? अनियमित होता है भाई, संयोगिक होता है, जिसका कोई नियमित नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल हो जाएगा भाई। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है उसका समानार्थी शब्द। एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है भाई? आकस्मिक होता है, जिसकी कोई योजना नहीं होता है ना। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होंगे? देखिए, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ, यानी कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, यानी कि सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड। बताइए साथियों, सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड, यानी कि साथियों किसी विशेष भोजन के लिए जो संवेदनशीलता होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं भाई? एक प्रकार के एलर्जी उनको होता है किसी विशेष भोजन के लिए, जो प्रति संवेदनशीलता होते हैं तो उसे एलर्जी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन इस सवाल का हमारा राइट आंसर होंगे। ओके भाई, लास्ट में स्कोर पूछेंगे सभी स्टूडेंट से। क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व करिए। दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। ये रीजनिंग का सवाल है भाई, विषम का चयन करिए। कौन सा अलग है इनमें? 1225 ये किसका स्क्वायर होता है? 35 का स्क्वायर होता है भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। 4225 ये किसका स्क्वायर है? 65 का स्क्वायर है। 4125 ये किसी का स्क्वायर नहीं है भाई। जो 3025 है ये किसका स्क्वायर है? ये 55 का स्क्वायर है। देखिए, पहला ऑप्शन तो भाई 35 का स्क्वायर हो गया, दूसरा का ऑप्शन 65 का स्क्वायर हो गया, और जो चौथा ऑप्शन है वो 55 का स्क्वायर होगा। तो भिन्न पूछ रहे हैं, विषम पूछ रहा है, तो विषम इनमें ऑप्शन सी हो जाएगा 4125, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है भाई, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा, ठीक है। यहां तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होंगे? इसको सॉल्व करिए। 8:20 एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। भाई 8:20 हो रहा है, ठीक है, तो इसमें एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। जब साथ इस तरह का सवाल पूछता तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं? 60h - 11 m/2 ने। एच का मतलब होता है साथियों घंटा, यानी कि आवर, यानी कि 8 बज यानी कि 8 घंटा हो रहा है। यम का मतलब होता है साथियों मिनट, यानी कि 20 मिनट हो रहा है। बस आपको यच की जगह 8 रख देना है, यम की जगह 20 रख देना है। इसके बाद आपको भाई गुणा माइनस करके भाग कर देना है 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 60h, एच का मतलब होता है घंटा, यानी कि 8 बज यानी कि 8 आवर हो रहा है भाई, तो 60 × 8 हो जाएगा माइनस 11। एम का मतलब क्या होता है? मिनट, यानी कितना मिनट हो रहा है? 20 मिनट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 20 करिए और बट्टे में 2 कर दीजिए। देखिए 60 × 8 कितना होगा? 8 × 48 यानी 480 माइनस
अब 11 गुणे 20 कितना होगा भाई, 11 दूना 22 यानी कि 220 अपन में 2। अब 480 में से आप 220 को हटाए कितना होगा भाई 60, 260 आएगा। 260 का आधा कितना होगा 13 दूना 26 यानी कि 130, यानी कि 130 डिग्री आएगा। तो भाई 8:20 में जो घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण होगा वो 130 डिग्री होगा। तो यहां से ऑप्शन ए सवाल का हमारा बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, सभी को समझ में आया ये सवाल? किसी भी सवाल पे आपको डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, डाउट लगेगा मत चलेगा भाई, ठीक है सभी स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करिए। चूज द करेक्ट एंटोनिम। ब्यूटीफुल का बताइए साथ, विलोम शब्द भाई उल्टा एंटोनिम। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, कॉम्पेशनेट हो जाएगा, एक्सेप्ट होगा कि प्रॉस्पेरिटी की उगली, उगली हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, उगली मतलब क्या होता है बदसूरत होता है भाई। तो इस साल का डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेंगे। इस सवाल का उत्तर बनाइए साथियों। यदि स्कीम को TDIFNF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो वंडर के लिए क्या कूट है, बताइए साथियों। इस सवाल का उत्तर आप करेंगे भाई। सबसे पहले आपको रिलेशन पता करना होगा। स्कीम SCHEME, स्कीम, इसका कोड क्या है भाई TDIFNF। दोस्त मेरे आपको हम अभी से बता दे रहे हैं कि आपको ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर का कोड मालूम होना चाहिए। जैसे दोस्त मेरे यस का 19 होता है, टी का 20 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, ई का 5, एफ का 6। देखिए 19 से 20 +1, 3 से 4 +1, 8 से 9 +1, 5 से 6 +1, 13 से 14 +1, 5 से 6 +1, यानी कि इसमें भाई रिलेशन क्या है जानते +1 का। तो अब देखिए जो आप सभी से पूछा वंडर का, तो वंडर के हर एक अक्षर का कोड करके उसमें हम +1 करके उनका हम कोडिंग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें रिलेशन क्या हमें पता चला +1 का। तो चलिए भाई वंडर में सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड करते हैं। WONDER। तो देखिए W 23 नंबर का होता है, O 15 नंबर का, N 14 नंबर का, D 4 नंबर का, E 5 नंबर का, R 18 नंबर का होता है। तो देखिए सभी में +1 करना है भाई, सभी में +1 करना है। देखिए 23 से 24, 24 पे कौन आता है X आता है, 15 एक 16, 16 पे कौन आता है P आता है, 14 एक 15, 15 पे कौन आता है O आता है, 4 एक 5, 5 पे कौन आता है E आता है, 5 एक 6, 6 पे कौन आता है F आता है, 18 एक 19, 19 पे कौन आता है S आता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है XPOEFS, XPOEFS, XPOEFS यानी डी ऑप्शन। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप सभी को समझ में आया? चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करिए भाई। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। दोस्त मेरे किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। तो याद रखिए साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया था। तो यहां से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये लोक प्रशासन से संबंधित है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, बताइए साथियों। आज की इस क्लास का आखिरी सवाल है भाई, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो जहांगीर के नाम, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो साथियों फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए साथियों आप सभी का 50 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर बना। सभी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ बताएंगे अपना अपना स्कोर। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर जरूर तैयार हुआ होगा भाई। 1 से 2 सवाल मुझसे भी मिस्टेक हुआ है भाई, ठीक है, लेकिन इसको हमने सही किया है। बस इसी तरह आप डेली क्लास करिए, अच्छे से खूब मेहनत करिए साथियों अपने एग्जाम तक भाई, कि कम से कम भाई पेट में तो आपको असफलता न मिले, सफलता मिलनी ही चाहिए आप सभी को, क्योंकि पेट में एक ऐसा एग्जाम है कि साथ खुद से पढ़कर भाई बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये देखिए हम आपके प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर कंप्लीट करा रहे हैं
और आज शाम में यदि हम क्लास आपका लेते हैं तो 2023 का पेपर शुरुआत कर देंगे। 2023 देखिए 4 शिफ्ट का पेपर हुआ था, 2025 में भी 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, 2 दिन में यूपी ट्रिपल एस शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो जाता है, एक दिन में 2 शिफ्ट होता है। ठीक है, कितना भी फॉर्म अप्लाई हो। तो दोस्त मेरे अच्छे से मेहनत करिए, इस बार हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वो पीडीएफ ले लीजिएगा भाई, जो हमने बीच में आपको पीडीएफ लेने के लिए बोला है, उससे कम से कम आप प्रैक्टिस तो डेली लगातार कर लगाएंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए साथियों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग क्लास पे नए तो भाई क्लास को जरूर लाइक करिएगा, शेयर भी अधिक से अधिक करिएगा। ओके, क्योंकि साथियों आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। इसी मोटिवेट के साथ लगातार आपके लिए हम क्लास प्रोवाइड करें अच्छी तरीके से, मेहनत के साथ भी। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों शाम को एक और नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।